तो देख लीजिए आज एनसीईआरटी बुक का जो टॉपिक है 1.6.4, इसमें हमको पढ़ना है परासरण एवं परासरण दाब। ठीक है, तो यहाँ पर है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम उदाहरण समझें, इसके बाद परिभाषा समझते हैं। ठीक है, तो देखिए दैनिक जीवन में क्या क्या उदाहरण है। कच्चे आम का सिकुड़ना, घर में अचार बनाते देखे हो तो आम काटते हैं और आम काटने के बाद उसमें नमक हल्दी मिला करके कुछ देर के लिए रख देते हैं। तो जिस बर्तन में रखते हो क्या उसमें पहले पानी लेते हो? नहीं लेते हो। पर एक दिन बाद उसमें देखो तो क्या हो जाता है? पानी आ जाता है। माने जो आम के अंदर का पानी था वो उससे कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। जब पानी उससे बाहर निकलेगा तो मोटाएगा कि दुबराएगा? दोहराएगा, मतलब वो सिकुड़ गया, है ना। तो ये कौन सी क्रिया के कारण सिकुड़ा? परासरण के कारण। ठीक है ना। तो कई बार देखो अचार डालने के लिए जब कच्चे आमों को नमकीन जल माने सांद्र विलयन में या नमक में भिगोया जाता है तो वह क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है। ये एक किसका उदाहरण हो गया? परासरण का। नमकीन माने नमक है ना। जो नमकीन वाली चीजें होती हैं वो, है ना, जैसे सलोनी खाओ तो वो नमकीन वाली भी होती, मीठी वाली भी होती, जिसमें नमक मिला हो उससे मतलब है नमकीन। ठीक है। हाँ, वो बाजार में जो मिलती है उसको मत समझ लेना। यहाँ पर मुरझाए फूलों का खिलना। ठीक है, यदि आपके पास कोई फूल है और डंठल सहित है और कोई फूल ऐसे बेचारा लटका फटका या ऐसे पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक, तो एक काम करना, उसको एक गिलास में पानी रखना और उसके डंठल को इसमें डाल दोगे तो ये फूल ऐसा ऐसा हो जाएगा, ताज़ा हो जाएगा। अब बहुत पुराना नहीं, ऐसा। ठीक है, ये भी किसके कारण हो रहा है? परासरण के कारण। ठीक है। रुधिर कोशिकाओं का सिकुड़ना। अब ये आपके प्रैक्टिकल की चीज़ नहीं है, इनको तो देख सकते हो। अब कोशिकाएं हम नहीं देख सकते हैं। मान लो हमारे ब्लड की सेल्स हैं और हम उसको निकाल लिए और बढ़िया साइंटिस्ट हैं हम लोग, हमारे पास माइक्रोस्कोप वगैरह है और उसमें थोड़ा सा नमक डालोगे तो क्या हो जाएगा? वो सिकुड़ जाएगा। इसका अच्छा उदाहरण होता है जोंक और केंचुआ। ठीक है, किसी के शरीर में जोंक लग जाए। जोंक एक तरह का कीड़ा होता है जो खून चूसता है ना, इस तरह का रहता है ताल। हाँ, इसमें ऐसे चूसक रहते हैं। तालाब वालाब में नहाओ, ठीक है, तो ये चिपक जाता है, आपका खून चूसता रहता है और दर्द नहीं होता क्योंकि बहुत चालाक होता है। पहले जहाँ काटेगा वहाँ पर ऐसा केमिकल छोड़ेगा कि वो उसको बेहोश कर देगा, इनएक्टिव कर देगा, शून्य कर देता है उसी, और फिर खून खून चूसते रहता है, आपको पता ही नहीं रहता। ठीक। पुराने ज़माने में इसकी थेरेपी की जाती थी भाई, जैसे किसी का फोड़ा हो गया, घाव हो गया, तो उसको चीरते फाड़ते नहीं थे, वहाँ क्या फिट कर देते थे? दो चार ठो जोंक, वो पी के ख़त्म कर देता था उसको। इस तरह से करता था। लेकिन मान लो जब फोड़ा नहीं है, आप नहाने गए, क्योंकि उस समय तो तालाब में नहाते थे, नहाते नहाते जोंक चिपक जाता था। अब जोंक इतना चिपकता था कि आप उसको निकाल ही नहीं सकते, खींचे मतलब वो चमड़ी सहित निकल आएगा। हाँ, तो उसके ऊपर क्या डालो? नमक। तो नमक डालने से वो तड़पने लगता है। वजह क्या है? कि उसकी चमड़ी सिकुड़ने लगती है, उसकी जो चमड़ी वो फट जाती है, उसका पानी शरीर का बाहर आने लगता है। ठीक, और सिकुड़ने लगता है, मर जाता है, इसलिए वो नमक से क्या होता है? फटता है। तो चाहे केचुआ हो, चाहे जैसे आजकल हम लोग खाद वाद यूज करते हैं और खेत में हम ये डाल देते हैं, तो जो केचुआ है मर रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि उनकी सांद्रता क्या होती है? अधिक हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर है रुधिर कोशिका का ये एग्जाम्पल दिया है, तो हम उसको देख नहीं सकते, तो मैं जोंक वाला एग्जाम्पल दे दिया कि जोंक के अंदर भी कोशिकाएं होती हैं, यदि उसमें पानी डालोगे तो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये किसके कारण हो रहा है? परासरण के कारण। अब ये जो भी सारी क्रिया हो रही है, इसमें एक मेन पार्ट काम करता है और वो है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो पारगम्य का मतलब होता है जिसके आर पार जा सकता है,
उसको हम क्या बोलेंगे, पारगम। नहीं, सिर्फ पारगम। आर पार जिसके जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, पारगम में बोलते हैं। और झिल्ली का मतलब होता है पतली सी परत। जैसे पुराने जमाने में, थोड़ा किताब आने देना कापी, पुराने जमाने में पन्नी को पन्नी नहीं बोलते थे गांव में, अभी भी बोलते हैं झिल्ली दे दो, झिल्ली में जो है सब्जी दे दो, झिल्ली भी बोलते। हाँ, तो इसमें देखो इसमें देखो पतली सी परत लगी हुई है ना, यही इसकी क्या कहला गई, झिल्ली। झिल्ली का मतलब होता है पतली परत। अब आधी परत कैसे हो जाएगा, इसका नाम है अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसका मतलब ये है, ये कुछ चीजों को ही पार करती है और कुछ चीजों को पार नहीं करती है। वो झिल्ली क्या कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली। माने विलायक जा सकते हैं लेकिन विलेय उससे नहीं जा सकते। आपकी ये जो चमड़ी है ना, ये भी अर्धपारगम्य झिल्ली है। आप पानी में डूबे रहो तो बाहर का पानी जो है अंदर नहीं घुसता है, और गर्मी में चले जाओ तो भीतर का पानी पसीना निकल के निकल आता, निकलता यहीं से। तो ये कौन सी झिल्ली है, अर्धपार। कुछ चीजों को आने जाने देती है, सेलेक्टिव होती है, क्या आना जाना है वो उस इस पर डिपेंड करता है। ये भी कौन सी झिल्ली, जितने भी जानवरों की चमड़ी होती हैं सब क्या होती हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली होती हैं। तो ये किसको जाने देंगी, विलायक के कणों को। विलायक के कणों आर पार इससे क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं। उसे हम क्या करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में कहते हैं एसपीएम। ठीक है, तो ये झिल्लियां एक सतत सीट या फिल्म की तरह दिखती हैं। फिल्म मतलब ये मत समझना कि जो टीवी में हीरो हीरोइन वाला चलता है वही फिल्म है। यहाँ फिल्म का मतलब पतली परत से है, पतली पन्नी से है। जो आपके किताब के ऊपर लगा है ना पतली पन्नी, वो क्या है, फिल्म है उसकी। ठीक है, हाँ। परंतु इनमें अति सूक्ष्मदर्शी छिद्रों का, रंध्रों का एक जाल नेटवर्क होता है। जैसे आपकी चमड़ी है, हमको अच्छे से नहीं दिखता कि इसमें छोटे छोटे छेद हैं, पर इसमें छेद हैं। और ना होते तो कैसे निकल रहा है पसीना, कैसे मुंह में तेल तेल निकल आता है। कई बार होता है ना, मुंह में तेल जैसे निकल आता है, कहाँ से निकल आता है, उन्हीं छेदों से ना निकलता होगा। तो हर पर अर्धपारगम्य झिल्ली में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। थोड़ा सा आगे इसमें जोड़ सकते हो कि ये क्या काम करती है, इसको काम को हम देख लेते हैं अब। तो समझ में आया, अर्धपारगम्य झिल्ली है ना, एसपीएम क्या है, तो देख लीजिए यहां पर। हाँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इन छिद्रों से जल जैसे विलायक के छोटे छोटे अणु तो गुजर सकते हैं, परंतु विलेय के बड़े अणु नहीं गुजर सकते। ठीक है, मतलब ये है, यदि आपने शरबत बना लिया शक्कर डाल करके, तो शक्कर उसमें घुल गया। शक्कर क्या है, विलेय, और शरबत पानी, उसमें पानी क्या है, विलायक। अब मैं बोलूं कि इसको बिना उबाले शक्कर को अलग करो। एक तरीका है कि उसकी भाप बना दो तो पानी उड़ जाएगा, वो शक्कर बन जाए, निकल आएगा। शक्कर की भाप बनती नहीं, इस तरह से निकाल सकते। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है फिर, दूसरा तरीका यह है कि उसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली के ऊपर विलयन डाल दो। ठीक है, और उसको छोड़ दो। इतना जल्दी नहीं होता, 2-3 दिन तक छोड़ोगे तो उससे पानी पानी निकल जाएगा और शक्कर ऊपर बच जाएगी, पर इस प्रोसेस में टाइम लगता है। इस तरह से हम शक्कर के अणु भी, घुले हुए शक्कर को भी अलग कर सकते हैं। किससे, अर्धपारगम्य झिल्ली से। ठीक है, कैसे ये झिल्ली आपके पास नहीं है तो नहीं समझ में आएगा है ना। पर यदि नेचुरल तरीके से बनाते हैं, माने डेली यूज की चीज़ नहीं कि घर में हो तो सबको दिखे और समझ में आए, तो ये समझो कि कैसे अलग करेंगे। तो अभी हम आलू का उदाहरण लेंगे तो उसको देख लेते हैं। हाँ, देखो आप आलू को ऐसे काट सकते हो, ये ठीक है ना। अब इसमें मान लो यदि आप शक्कर रख दोगे ना, तो क्या ये गीला ना होगा, ये भर जाएगा अंदर अंदर। क्या खींच लेगा, आलू का सारा पानी खींच लेगा, लबालब हो जाएगा। इस विलायक के अणु इससे जा सकते, पर शक्कर इसके भीतर घुस जाएगी, शक्कर ना घुसेगी। सोचोगे कि थोड़ा टेस्ट करके खा लूं, शायद मीठा हो जाए नीचे वाला, थोड़ा की बात थोड़ी बहुत आ जाएगा, पूरा परफेक्ट नहीं होता, पर आप सोचो कि यहां पर मिठास आ गई, उसको खा लूं तो नहीं होगा ये।
पानी जरूर खींच रहा है पर शक्कर दे नहीं रहा, लेने का काम करता है ये, जबरदस्त घूसखोर है। ठीक है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो अर्धपारगम झिल्लियां समझ में आ गई। सबसे पहले तो इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो विलायक के अणुओं को तो जाने देते हैं पर विलेय के अणुओं को आने जाने नहीं देते, उनके लिए रास्ता बंद होता है। ठीक है, अब यदि आप संसद भवन में चले जाओ तो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड होंगे, तो जो वहां के सांसद हैं उनको तो आने जाने देंगे, भैया आओ और जाओ, और तुम जाओगे तो दूरी से भगा देंगे, इसको बंद कर देंगे, कैसे घुसाए तुम। ठीक है, बस यही हाल यहाँ पर भी है कि ये बाकी चीज़ों को बंद रखता है, विलायक भर को आने देता है या जाने देता है। ठीक है, अब इसमें कुछ प्राकृतिक झिल्लियां होती हैं, उनको देखो। जितने जंतु होते हैं, वनस्पति होती हैं, उनकी सारी झिल्लियां जो ऊपर की चमड़ी होती है वो सभी क्या होती हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली होती हैं। आप यहाँ से भोजन कर लेते हो, भोजन करने के बाद उसमें जो तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, और भी सारी चीज़ें हैं, प्रोटीन है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उन सभी को हमारी चमड़ी क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, बाहर अंदर ले लेती है। जो कचरा होता है उसको कहाँ कर देती है, बाहर कर देती है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पूरा शरीर जो है किससे बना है, अर्धपारगम झिल्ली से बना हुआ है। चाहे वो किसी भी जानवर का हो, किसी भी पक्षी का हो, किसी भी पेड़ पौधे का हो, सारी झिल्लियां क्या होती हैं, ये अर्धपारगम झिल्लियां होती हैं। समझ में आ गया। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाएंगी, चाहे वो जंतु हो, जंतु में सभी तरह के जानवर आ जाएंगे, और चाहे वनस्पति हो, इसमें सभी तरह के छोटे से लेके बड़े तक पेड़ पौधे आ जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब देखो सुअर का ब्लैडर, ठीक है, या पार्चमेंट पेपर। ब्लैडर जो है एक मूत्र की थैली होती है, मूत्राशय होता है, उसको हम ब्लैडर बोलते हैं। तो उस थैली में भी इतना गुण होता है कि वो विलायक के कणों को आने देती है पर विलेय के कणों को नहीं आने देती। ये पूरा हमारा शरीर ही इसी तरह से बना है। जब हम मूत्र का विसर्जन करते हैं तो शरीर से जो हम पानी पीते हैं उस पानी में बहुत सारे हमारे अच्छे तत्व भी होते हैं, तो अच्छे तत्व शरीर में रुक जाते हैं, पानी पानी उससे क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इस तरह की वो झिल्ली होती है, उसको हम बोलते हैं ब्लैडर। लेकिन सुअर का ब्लैडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि कई बार हम इनका उपयोग जो है प्रयोगों में करते हैं, तब इंसान की मार के तो उसका ब्लैडर ना निकाल लेंगे। सुअर थोड़ा सस्ता पड़ता है, गली गली मिल जाता है तो निकाल लेते हैं यार, ऐसा है ना। हाँ, तो ऐसा है, किसी का भी ब्लैडर हो सकता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अर्धपारगम झिल्ली बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर ये पार्चमेंट पेपर होता है, एक जो है फिल्टर पेपर समझ लो, एक कागज होता है पतला सा, उसको बोलते हैं पार्चमेंट पेपर। तो ये जैसे ये है ना कपड़ा, उसी तरह से इसी तरह का क्या होता है, पेपर होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इससे तो शरबत को छानोगे तो शक्कर भी चली जाएगी, अब पानी भी चला जाएगा। लेकिन पार्चमेंट से करोगे तो उससे जो पानी निकलेगा ना वो फीका रहेगा, थोड़ी बहुत जाएगा, 100% नहीं होता, लेकिन वो क्या हो जाएगा, उतना मिठास। जैसे मान लो ये पार्चमेंट पेपर है, अब मैं शरबत मेरे पास है, यदि मैं उस शरबत को ऐसे पी लूँ तो मुझे मीठा लगेगा। अब पार्चमेंट पेपर से डाल करके इधर उससे जो निकलेगा तो जनरली उससे क्या निकलेगा, पानी पानी, शक्कर ना निकलेगी, तो वो पानी में मिठास कम होगी, ना रहेगी यदि अच्छा होगा, है ना, या कम होगी, 100% नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कुछ देख लेते हैं संश्लेषित झिल्लियां, कृत्रिम झिल्लियां हैं, जैसे सेलोफेन। सेलोफेन है, ये बनाई जाती हैं सेलुलोज से। जैसे समझो जब आप पुराने जमाने में चावल बनता था ना, बटुआ में, बर्तन में, गंज है ना, तो उसका माड़ निकाल लेते थे। क्या निकालते थे, माड़। और उस माड़ को लोग पीते भी थे क्योंकि फायदा करता था, नमक डाल के पी लेते थे। लेकिन कुछ देर तक उसको रख दो ठंडा होने पर तो ऊपर एक पतली सी परत बन जाती थी, है ना। उसको थोड़ा ट्रीटमेंट देके कि वो टूटे टाटे ना, मजबूत हो जाए, तो ऐसी परत को हम क्या बोलते हैं, सेलोफेन बोलते हैं। फिर एक होती है कापर फेरोसाइनाइड, है ना, क्या होती है, कापर फेरोसाइनाइड। ये कृत्रिम रूप से बनाई गई, ना जंतु से, ना किसी से, ना वनस्पति से, ये केमिकल एमिकल से मिलाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम वाली कहलाते हैं। ठीक है, जितने भी फल होते हैं उन फलों का जो बाहरी छिलका होता है वो भी क्या होता है, अर्धपारगम
झिल्ली होती। ठीक है, चलिए अब इतना तो हम समझ गए, पर ये हम देखें कि अचार क्यों सिकुड़ा, या फिर मैं किशमिश को पानी में डालूं तो क्यों फूल जाती है, या नमक वाले पानी में डालूं तो वो सिकुड़ जाती है, ये घटनाएं हैं क्या। ठीक है, तो इसी क्रिया को बताने के लिए अब हम समझते हैं क्या, परासरण। ठीक है, तो चलिए परासरण को देख लेते हैं। तो देखिए, जब शुद्ध विलायक और विलयन के मध्य एक अर्धपारगम्य झिल्ली रख दी जाती है तो विलायक के अणु स्वतः ही इस झिल्ली से निकलकर कम सांद्रता वाले विलायक की ओर चले जाते हैं। पर इसको समझें, शुद्ध विलायक का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास पानी है। शुद्ध विलायक क्या है, पानी। और हम विलयन के रूप में ले लेते हैं एक किशमिश। किशमिश है, अंदर की थोड़ा खाओगे उसमें तो थोड़ा रसीला रहता है ना, कड़ा कड़ा रहता है। किशमिश खाए होगे, सॉफ्ट रहता है, मतलब अंदर उसके क्या है, रस है। तो वो रस क्या कहलाया, उसका विलयन कहला गया। ठीक है, अब जो है, जो ऊपर की उसकी परत है वो इसकी क्या कहला गई, अर्धपारगम्य झिल्ली कहला गई। ठीक है, तो यहां पर ऐसा जो मैं इमेज कर रहा हूं, ऐसा समझो मैं क्या ले रहा हूं, पानी। तो ये क्या कहलाया, विलायक। ये क्या कहलाया, विलायक। ठीक, अब मैं यहां पर ये किशमिश ले रहा हूं, थोड़ा सिकुड़ी सिकुड़ी है, इसको थोड़ा अलग कलर का बना देता हूं। ठीक है, हाँ, चलो ये जो इसमें दिख रहा है ये क्या है, किशमिश है। ये किसका काम करेगी, अंदर का जो भाग है वो किसका काम करेगा, विलयन। अंदर वाला भाग क्या कहलाया, विलयन। और जो बाहर की परत है वो क्या कहला गई, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो मुझे बताओ, किशमिश सिकुड़ेगी कि फूलेगी, क्यों फूलेगी, कौन फुला दिया उसको, पानी। कैसे, पानी यहां घुस गया। ठीक है, तो ये है कम सांद्र। ये जो बाहर का भाग है वो कौन सा विलयन कहलाया, कम सांद्र। और इसमें विलेय ज्यादा है इसलिए क्या कहलाया, अधिक सांद्र। ठीक है, तो ये अब किशमिश जो है मोटा जाएगी, ऐसे हो, पानी घुस गया। ठीक है, तो अब इससे परिभाषा बना देते हैं कि देखिए क्या होता है, जब विलायक के अणु, है ना, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्ध का पारगम्य झिल्ली को पार करके जाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, परासरण। ये झिल्ली बोलना जरूरी है, और इसमें गति किसकी हो रही है, विलायक की, विलेय की नहीं हो रही, किसकी हो रही है, विलायक की। तो क्या बोलोगे अब, जब विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से गति करते हैं या जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, परासरण। समझ में आ गया। तो जब ऐसे आए परासरण तो ऐसे किशमिश को ध्यान रख लेना, है ना, उसको मिस मत कर देना। ठीक, उसमें और जोड़ देना। ठीक, तो इस तरह से आपको ये याद रहेगा, याद हो जाएगा क्या, तो बोलो, विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से पार कर जाते हैं या प्रवेश कर जाते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। और ये क्रिया के लिए कोई ताकत की जरूरत नहीं होती, स्वतः होती। ये कैसी होती है, स्वतः, खुद से हो रही है, आपने किशमिश डाल दिया वो होती रहेगी। ठीक है, ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वतः। जैसे आप बैठे हो, सांस लेने के लिए आपसे शरीर परमिशन नहीं मांगता है कि ले लो भैया, या खून बहने के लिए परमिशन नहीं लेते, वो कैसा होता है, स्वतः होता है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि देखो इधर, तो आप देखोगे। मैं बोलूं अपना खून बह रहा है उसको रोक लो, नहीं रोक सकते हो। वो क्रिया क्या है, स्वतः। ऐसी ये क्रिया कैसी होती है, स्वतः होती। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो यहां पर ये क्या कहलाया, परासरण। ठीक, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परासरण। एक बार पढ़ देता हूं, जब शुद्ध विलायक और विलयन के मध्य क्या हो, एक अर्धपारगम्य झिल्ली रख दी जाती है तो विलायक के अणु स्वतः ही इस झिल्ली से निकलकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं।
यह विलायक के स्वतः प्रवाह को दर्शाता है। यह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अब कोई ज़रूरी नहीं है, ये एनसीईआरटी की भाषा है, आप समझो और अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, सीधा विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से गति करते हैं, तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। ठीक है, उसी चीज को थोड़ा इसमें बड़ा लिख दिए हैं। अब चलिए, प्रवाह की दिशा कब तक होगी, कब तक वो घुसता रहेगा पानी, है ना? विलायक का प्रवाह तब तक बना रहता है जब तक कि दोनों की ओर साम्य अवस्था स्थापित न हो जाए। माने उधर का विलयन, उधर की सांद्रता और इधर की सांद्रता क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्या अक्सर ऐसा होता है? सांद्रता माने किशमिश फूल गई, पानी में डाले तो जितनी मीठी किशमिश है उतना मीठा पानी भी हो जाएगा क्या? तो सांद्रता कैसे बराबर हो गई? तो झिल्ली कंट्रोल कर लेती है कि भैया अब मेरी ताकत खत्म, अब जितना मैं लेना था तो ले लिए, है ना? अंदर पानी घुसता गया घुसता गया, अब ये झिल्ली तो इतनी बड़ी है ना? तो पानी उसके अंदर अब ज़्यादा प्रवेश नहीं करेगा। माने अब यहाँ पर कैसी स्थिति आ गई? साम्य अवस्था आ गया। यहाँ का दाब और उसके अंदर का दाब क्या हो गया? बराबर हो गया। अगले में पढ़ेंगे परासरण दाब। ठीक है, तुम लोग वो हाथ वाला खेले होगे, ऐसे पकड़ो, गिराने वाला, है ना? तो एक जना ऐसे करता है, फिर एक जना ऐसे करता है, ठीक है, गिराने की कोशिश करता है। अब दोनों बराबर हो जाए, बीच लाइन में ठहर जाए, न वो कर पाए न ये कर पाए, तब वो क्या हो जाता है? साम्य अवस्था हो गया। बस यही है कि जब तक पानी लेना हुआ, ले लिया, खींचते रहा। अब जब दोनों का दाब कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, तो वो कैसी हो जाएगी? साम्य अवस्था। ऐसा नहीं कि अब चलते रहेगा भाई दिन भर, ये फूलता रहेगा, गुब्बारा ना हो जाए फूल के। ठीक है, हाँ। तो प्रवाह की दिशा समझ में आई? कहां से कहां की ओर विलायक जाएगा? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों के बीच साम्य अवस्था ना हो जाए। साम्य अवस्था का मतलब है दोनों का दाब बराबर ना हो जाए। दाब से लेना देना है, सांद्रता से नहीं। किससे लेना देना है? दाब से। मिठास उसकी नहीं देखना है। अब देखो, इस एग्जाम्पल को बताया गया है कैसे, कुछ इसमें समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी वालों ने चित्र दिया है अपनी किताब में, बोला है भैया इसी को समझना है। हम तो किशमिश से समझा दिए, पर ये किसी और से समझा रहा है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये जो इस तरह का ये डिजाइन वाला दिख रहा है ना आपको, ये एक फनल है। क्या है? फनल। कीप, अब समझो एक कांच का बर्तन, कांच का इसे ऊपर नली लगी है, सामने चौड़ा है, यहां पर हम एक ठो कपड़ा बांध दिए हैं, ये झिल्ली लगा दिए हैं। मान लो सुअर की ब्लडर की झिल्ली मिल गई तो सुअर का ब्लडर लगा दी। ठीक है, ये कौन सी झिल्ली हो गई? ये कौन सी झिल्ली है? अर्धपारगम झिल्ली। और झिल्ली बहुत पतली होती है। आप सोचो जैसे प्याज है ना, प्याज आराम से इतना छीलो कि आर पार उसका दिखने लगे, पन्नी जैसे निकाल दो, वो उसकी क्या कहलाएगी? अर्धपारगम झिल्ली। थोड़ा सा भी झटका लगेगा तो टूट ही जाएगी ना, बहुत पतली झिल्ली होती है ये। ठीक है, तो यहां पर कौन सी झिल्ली लगाए हो? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ना यहाँ कपड़ा लगा है ना कोई ऐसी चीज है। ऐसे समझो कि ये पार्चमेंट पेपर हो सकता है, सेलोफेन हो सकता है, कापर फेरोसाइनाइड हो सकता है, किसी जानवर के अंदर की झिल्ली हो सकती है। ठीक है, शुरू में हम इसके अंदर एक विलियन भर दिए हैं। इस कांच के अंदर हम क्या भर दिए हैं? विलियन। यहां तक भरे थे, यहां तक, मान लो शक्कर घोल के यहां तक भर दिए। कहां तक? इसके लेवल तक, इतना डुबा दिए। ठीक है, अब तुरंत मत देखने लगना कि कहां जाता है पानी। ठीक है, इस प्रोसेस में टाइम लगता है। अभी रखोगे, जैसे अब किशमिश पानी में डाले, है ना, और तुरंत फूल जाएगी, टाइम लगता है। एक आध घंटे बाद आना तो देखना कि ये पानी यहां तक हो गया है। क्या ये पैदा किया होगा पानी? कहीं ना कहीं से तो आया। कहां से आया ये पानी? ये पानी, ये जो है ना विलायक के अणु, इससे में क्या हो गए? घुस गए। और घुसेंगे तो ऊंचाई में ना जाएंगे, कोई आएगा तो उसको जगह ना चाहिए, तो इसलिए कहां तक ये चला गया? ऊपर तक चला गया।
इसमें कौन सी क्रिया हो गई? परासरण की हो गई। अब इसको यदि लिखना हो तो लिख सकते हो कि एक हम जार लेते हैं, उसके भीतर पानी ले लेते हैं, विलायक के रूप में क्या ले लेते हैं? पानी। विलायक के रूप में पानी लेते हैं। फिर एक हम क्या लेते हैं? कांच का फनल। फनल माने कीप। अरे भाई पुराने जमाने में तेल एल बदलने के लिए ऐसा नहीं रखते थे, एक चोंगी जैसे बनाते थे। चोंगी अब बोलूंगा तो समझ में आ जाएगा। वैसा ही कांच का, या उल्टा रखा हुआ है। इसमें हम क्या भर दिए हैं? कपड़ा कर दिए। ठीक, वो कपड़ा बोलते हैं आर्धपार गम झिल्ली। अब इसको इसमें डुबाएंगे। ठीक है, बिलियन भर के क्या कर देते हैं? डुबा देते हैं इतना तक। ठीक। और इसके बाद थोड़ी देर बाद देखते हैं, कुछ देर बाद तो ये ज़्यादा ऊंचाई तक पानी भर जाता है। इस क्रिया में हम देख रहे हैं कि विलायक के अणु इसके अंदर प्रवेश कर गए। ये क्रिया क्या कहला गई? परासरण की क्रिया कहला गई। ठीक है।